नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। इस वीडियो में हम समझना चाहेंगे कि 2014 से लेकर और आज 2025 तक गुज़रे 11 साल जो बीते हैं, बीजेपी सरकार के कहें या मोदी सरकार के कहें, इनमें आम जनता ने क्या खोया क्या पाया, या सरकार का जो भी शासन प्रणाली कहें या कार्य प्रणाली कहें, उसको कैसे समझा जाए। और जो कुछ जिसे कहें कि अगर नारेबाजी कहें या प्रचार कहें, वो एक अलग पहलू है सरकार के योजनाओं का, और वास्तविकता क्या है उसको हम समझेंगे। तो ऐसे में सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषणाएं जो की गई वो क्या की गई, जिसे अपनी सरकार उपलब्धि कह सकती है, लेकिन उसकी वास्तविकता को समझना तो एक अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये हमें देखना है कि इन्हीं 11 साल के अंदर क्या क्या हुआ। 2014 में सरकार आई और उसी को हमने समझना है। जो इसी दौरान जो प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम के जो मुख्य उन जो घोषणाएं की, उनकी हम आपको बात कर दें कि नीतिगत तौर पे क्या 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 किया गया। राजनीतिक और प्रशासनिक सुधार की बात कही गई, और भ्रष्टाचार के विरोध में या भ्रष्टाचार विरोधी कदम वो उठाए जाने की बात कही। डिजिटल शासन जीएसटी ये 2017 में लागू किया गया। अनुच्छेद 370 ये 2019 में, और 3 तलाक की अगर बात करें ये भी 2019 में। और आर्थिक क्षेत्र की उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो मेक इन इंडिया 2014 को बढ़ावा दिया गया। विदेशी निवेश को आकर्षित किया गया। कितना किया गया ये बात हम अलग से करेंगे, और कितना जीएसटी का, जैसे अभी आपने देखा कि जीएसटी लगाया भी और उसके बाद अभी कहा कि इसका जो कौन सा उत्सव मनाओ, जैसा भी है, तो आपने देखा कि जीएसटी कैसे लागू और कैसे हटाया गया। 2016 में काले धन पर नियंत्रण की बात की गई। ठीक है जी। जनधन योजना करोड़ों। 2016 की अगर बात करें तो नोटबंदी इसी का एक हिस्सा थी, और जो कुछ हुआ आपके सामने है। हम उस पर नहीं जा रहे, जो घोषणाएं हुई उनकी बात कर रहे हैं। जनधन योजना, करोड़ों लोगों के खाते खोले गए। कहाँ पे क्या हो रहा है ये बात अलग बात होगी। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उत्पादन वगैरह, ये सब इन पर बात हुई। 2023 में भारत विश्व की जो 5वीं बड़ी जो अर्थव्यवस्था है इससे माना गया। ठीक है जी। इसके अलावा 2025 तक जो प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना कहें या गरीब कल्याण योजना कहें, उसके अंदर 80 करोड़ से ज़्यादा जो है लोगों को कहें या लाभार्थियों को कहें फ्री राशन दिया गया, और ये 2025 तक इसका विस्तार कर दिया गया है, आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है जी। अब आते हैं दूसरी बातों पर। ये तो हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री ने जो घोषणाएं की। अब इनके बरक्स जो हुआ वास्तविक में, अगर क्योंकि 2021 में लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को एक घोषणा हुई थी कि अमृतकाल, और ये अमृतकाल 2047 तक चलेगा, यानी 21 से लेकर और आने वाले 2047 तक 25 साल तक ये अमृतकाल चल रहा है, और हम अमृतकाल से ही गुजर रहे हैं। और इस अमृतकाल में क्या कुछ घटित हुआ ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। 2015 में सबसे पहले आते हैं। मैंने जो घोषणाएं की सरकार ने वो हमने आपको बता दी, और बरक्स इसके अमृतकाल जैसे घोषणा हुआ 2021 में, लेकिन 2014 से ही जिस तरह से नफरत की बयार बही और झूठ का जो एक अंधकार फैलाया गया, उसमें जिस तरह से भी अंधेरे में हाथ पैर मारे आम जनता ने, वो एक अलग पहलू है। अब हम समझते हैं कि अमृतकाल कहा गया, नफरत की बयार बही, झूठ का अंधकार हुआ, पसरा, अंधकार पसरा झूठ का, और नफरत की बयार बही, और 2021 में घोषणा हुई अमृतकाल की, और हम अमृतकाल में जी रहे हैं। ठीक है जी। अमृतकाल की वास्तविकता से हम थोड़ा सा परिचय, थोड़ा याद दोहरा रहे हैं। सब कुछ आपने समझा हुआ, हम तो सिर्फ दोहराने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले 2015 में जो जैसे कहते हैं कि गोरक्षा और बीफ के ऊपर कोई मांस नहीं ये करेगा, गोकशी नहीं होगी वगैरह वगैरह, तो उसमें 2015 में मोहम्मद इखलाक का उसकी लिंचिंग हुई दादरी में। ठीक है। और 2017 में अलवर जो राजस्थान का ज़िला है, वहाँ पर पहलू खान, ठीक है जी, पहलू खान के घर में मैंने ये स्टोरी कवर की थी। और मैं फिर दोहराना चाहता हूँ आपको एक बात, क्योंकि मैं उनके घर गया। 85-90 साल की पहलू खान की जो है मदर थी, माँ थी उनकी, कांपते हुए हाथों से, उनको आंखों से दिखता, या तो दिखता नहीं था या दिखता तो बहुत कम दिखता
होगा, जो ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि मुझे जो लोग लेके गए थे उन्होंने कहा जी इन्हें नहीं दिखता। तो कांपते हुए हाथों से उन्होंने जब मेरा हाथ पकड़ा तो कहते बेटा पहलू ना आयो, अपनी भाषा में उन्होंने बात करी। तो वो कांप जो उनके जो हाथों की कंपन है वो मुझे आज भी महसूस हो रही है। ठीक है जी, हम अमृतकाल में जी रहे हैं। ये 2017 के बाद 2019 में आते हैं, पुलवामा हुआ। ठीक है जी, और साथ में ही आपको बता दें कि पुलवामा के अलावा 2019 में 370 हटाने की भी बात हुई, हटा दी गई। मतलब बात क्या हुई, 370 हटाई गई 2020 में। ठीक है जी, अब दिल्ली दंगे 2020 में हुए, 2022 तक की अगर जाए तो कोविड काल आता है। ठीक है जी, और फिर 2023 में मणिपुर की घटना, ये जब नारी सम्मान और नारी के रक्षा और सुरक्षा जो जितनी भी बातें हुई हैं बरक्स उसके जो क्या हुआ। दोस्तों 2020 में ही 3 कृषि जो कानून बने थे उनके विरोध में आप जानते हैं कि 8-10 महीने तक दिल्ली बॉर्डर पर किसान भी बैठे रहे थे, बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ था। अब सवाल ये है कि ये 2023 की घटना है मणिपुर की, 2025 में आप आ जाओ तो पहलगाम हो जाता है। आप देखते हैं कि 26 लोग उसमें मारे गए थे, आतंकवादी हमला हुआ। ठीक है जी, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और कहा यह गया कि जब लोकसभा का सत्र चल रहा था तो उसमें कहा गया जी ऑपरेशन महादेव चल रहा था और मार दिए गए, जब क्योंकि पकड़े नहीं गए थे वो, तो जो आतंकवादी थे 3 आतंकवादी, 3 या 4 जो भी थे वो पकड़े नहीं गए थे। और फिर आखिरकार जो है होम मिनिस्टर साहब जो हमारे अमित शाह जी, उन्होंने बयान दिया कि ऑपरेशन महादेव के उसके अंतर्गत उन्हें मार दिया गया। चलो वो तो एक अलग बात है, एक समय के साथ सब चीज़ें चलती हैं। अच्छा, नफ़रत की जो है वो अल्पसंख्यकों की बात हो रही है कि उनमें भी जो खासकर मुस्लिम समुदाय है उसके खिलाफ जो है नफ़रत की जो बयार खूब बहरी आज भी चल रही है। वो नफ़रत की जो हवाएं हैं जो कह लें ये चल रही हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अब ताज़ा मामला अगर हम बात करते हैं तो 2025 की। अच्छा, इस दौरान एक और भी है, 2025 की शुरुआत की हम बात कर लें तो जनवरी फरवरी में आप देखते हैं कि महाकुंभ मेला लगा प्रयागराज में 144 साल के बाद, और ये वो 7,500 करोड़ का बजट था। और मज़े की बात है कि अब सवाल है कि इज्जत बख्शने वाली लोकतंत्र और जो संविधान पे जो खतरा मंडरा रहा है उसकी हम बात करते हैं, और सनातनी कहने वाले, खुद को दावा करने वाले सनातनी, ये सब कुछ मैं कुल मिला के बात कर रहा हूँ कि सनातन को ही जो मानने वाले लोग हैं, ये सनातन, उनके ही जगत गुरु कहलाए जाने वाले शंकराचार्य, उन्होंने एक बयान दे दिया था इसमें महाकुंभ में जब भगदड़ मची तो 18-19 घंटे तक जो है कोई बयान, जो कोई जानकारी सीएम द्वारा यानी चीफ मिनिस्टर योगी जी हैं उनके द्वारा कोई नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा था कि इतना सब कुछ हो गया तो क्यों नहीं बयान दिया गया, तो उनके विरुद्ध किस तरह से क्या क्या चला ये सब देखिए, किसी को नहीं बख्शा जा रहा, मैं बता रहा हूँ। उस पर अभी आते हैं। तो ये 2025 की शुरुआत बता रहे हैं। फिर 2025 में ही आगे आते हैं तो जो लगातार जीत के ऊपर जब बात आई तो कांग्रेस की कह लें, विपक्ष को कह लें, एक बहुत बड़ी उसे विपक्ष को ताजुब था कि लगातार ये जीत किस तरह से हो रही है। ये एक स्वाभाविक बात है कि हम एक क्रिकेट का उदाहरण लेते हैं कि बहुत अच्छी वर्ल्ड की कोई टीम है, बहुत अच्छा विश्व में खेलने वाली जो टीम है वो बहुत सारे मैच तो जीत सकती है किसी भी कंपटीशन के अंदर, किसी भी टूर्नामेंट में है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर एक मैच वो जीत जाए, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। लेकिन ये जो है किस तरह की संदिग्धता पैदा करता है, इस पर राहुल गांधी ने 7 अगस्त को एक दिल्ली में इंदिरा भवन में कॉन्फ्रेंस करी और उसमें सारा खुलासा किया किस तरह के महादेव पूरा जो कर्नाटका का है वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले उसी का खुलासा किया। फिर 18 सितंबर को एक वो करी कॉन्फ्रेंस, उसमें भी बताया कि क्या क्या किस तरह से पहले वोट डिलीशन हुआ, फिर वोट एडिशन हुआ। ये दोनों के अभी हाल ही में एक याचिका भी इसको लेकर एक रद्द कर दी है, उसको नहीं एक्सेप्ट किया। खैर जो हुआ, अगर ये वक्त चल रहा है, समय चल रहा है, मौजूदा शासन प्रणाली है, इसको हम समझ रहे हैं गुजरे 11 साल में हमने क्या पाया क्या खोया और किस तरह की जो घोषणा हुई है नाम अमृतकाल है और उसके बरक्स क्या हो रहा है, वास्तविकता हम उसको देखते हैं। ठीक है जी। अच्छा, दलितों के खिलाफ जो नफरत है उसको भी हम समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश की घटना किस तरह से आदिवासी था या जो भी था उसके किस तरह उस पर उसके चेहरे पर ये कह लें या मुँह पर पेशाब किया गया, ये घटना भी है। सरेआम जो है रोड के ऊपर किस तरह से जो सेक्स की वो जो घटनाएं होती हैं, ये सब आपने देखा हुआ है। इनको हम ज़्यादा उन पर कुछ नहीं डिटेल में नहीं, मैं आपको सिर्फ दोहराने वाले बिंदु बता रहा हूँ। अच्छा, अब इस तरह से 18 से मैंने आपको बताया था 18 सितंबर तक एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें सब बताया गया। और अब हाल ही की जो अगर बात करते हैं, ठीक है जी, पूरन कुमार जी ADGP हरियाणा के, उन्होंने आत्महत्या की।
इसी जो आत्मसम्मान की बात करें, एक दलित कह लें या एक उसे उस वर्ग से आने का उनको क्या खामियाजा भुगतना पड़ा, और किस माँ बाप। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि आम जो एक प्रेरणा कहते हैं कि एक आदमी हसरत होती है, एक उद्देश्य होता है ज़िंदगी का कि मैं कोई ओहदा प्राप्त करूं, मैं एक मान सम्मान पूर्वक एक जीवन जीने के लिए कोई एक अपनी जीविका का वो करूं, और आईपीएस या आईएएस बनना बहुत बड़ी बात हो जाती है भारत के अंदर। और एक आईपीएस अफसर अपनी तिरस्कार भरी जिंदगी को लेकर अगर सुसाइड कर देता है, तो ये प्रश्न जो समाज को सोचना है। किसी सरकार को हम विपक्ष, सरकार के विपक्ष की बात कर रहे हैं, सरकार वो अपना काम करेगी, जैसा वो करना है वो होगा, और जो कुछ हुआ है वो भी सरकार के देख रेख में सब कुछ हुआ है। लेकिन अब सवाल ये है कि समाज ने क्या सोचना है। क्या वजह रही कि इतने बड़े ओहदे पर पहुंचकर एक आईपीएस अफसर जो है वो सुसाइड कर जाता है। ये एक सामाजिक प्रश्न है, बहुत गंभीर प्रश्न है, ये समझना होगा। एक और घटना का हम जिक्र करना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब है बी आर गवई साहब, उनको भरी अदालत में उनके ऊपर एक जूते की घटना, जूता फेंकने की जो घटना है वो भी किसी से छुपी नहीं है, वो भी है। अब बरक्स इसके अगर देखते हैं तो उसका महिमा मंडल जो जिस वकील ने, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो कहूँगा सिर्फ घटना को आप सिर्फ याद कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि उस वकील का जिसने, अब कहने को वो अपने आप को गोल्ड मेडलिस्ट कहते हैं, किस बात के गोल्ड मेडलिस्ट, और क्या है, क्या गोल्ड मेडलिस्ट होने का मतलब ये है कि ये सिखाता है हमें हम किसी को बेइज्जत करें। ठीक है जी, खैर जो कुछ भी है, अब उनका महिमा मंडल हुआ, ये भी सोचने वाली बात है। और एक और बयान आया था, वो होपफुली केरला से था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, उसमें था कि भाई राहुल गांधी की छाती पे गोली मार देनी चाहिए। क्या ये नफरत, क्या हम कैसे अमृत काल में जी रहे हैं, और किस तरह की ये बदजुबानी और इस तरह की घृणात्मक जो एक भाषा है, इसको कौन लाइक करेगा। अगर सच्चा जो भारतीय है, कोई सच्चा सनातनी भी कह लो, जो किसी धर्म को, किसी अध्यात्मवाद को, मानवतावाद को मानने वाला होगा, वो इस तरह की बदजुबानी को क्या पसंद करेगा। ये कौन है जो नस्लवाद फैला रहे हैं। ठीक है जी, ये समझने वाली बात है, ये गंभीर समस्या है। तो ये ऐसे जो घटनाएं घटी हैं, मैंने आपको अपडेट देने की कोशिश की है कि ये सारा एक सामूहिक तौर पर, ये सब चीज़ें आप देख चुके हैं सोशल मीडिया पे भी, अपना अलग अलग जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनके भी। अलग बात है कि गोदी मीडिया इसको कितना, किस हद तक, किस तरह से दिखा रहा होगा, दिखा भी रहा होगा या नहीं दिखा रहा होगा, ये तो धड़े बढ़ चुके हैं। गोदी मीडिया सरकार का भोंपू है, उन्होंने सरकार के खिलाफ जाना ही नहीं, सच झूठ उनके लिए कोई परहेज की बात ही नहीं है। वो एक अलग विषय है, उस पर वो अलग कभी वीडियो बनाएंगे, गोदी मीडिया क्या है, उसका होना, और मीडिया के अपने एथिक्स क्या कहते हैं। आज पत्रकारों से लोग घृणा करते हैं या पत्रकारों को एक हकारत की निगाह से देखना शुरू कर दिया, उसके पीछे वजह क्या है। और वर्तमान पत्रकारिता क्या कहती है। वर्तमान पत्रकारिता में सिर्फ पत्रकार नहीं जी रहे, वर्तमान पत्रकारिता में बड़े काबिल फाजिल लोग हैं, इंटेलेक्ट लोग हैं, बहुत विद्वान लोग आ चुके हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे सकता हूँ कि दिल से कार्यक्रम बनता है, वो कपिल सिब्बल साहब का है। आप जानते हैं कि कितने विख्यात, प्रख्यात और सुविख्यात वो अधिवक्ता है भारत के। आप जानते हैं वो भी इस पत्रकारिता को समझने, मैं तो कहूँगा कि वो जिस तरह की सच्चाई को और जो बारीकियों को समझ के, राजनीतिक बारीकियों को समझ के जानकारी साझा करते हैं, बहुत बड़ी बात है। तो ये समझने वाली बात मैं आपसे बात कह रहा था कि देश में क्या घटित हुआ है, घोषणाएं क्या हुई, हो क्या रहा है। ठीक है जी, ये कौन पसंद करेगा कि आप सिर्फ एक जातिवाद को लेकर और किसी की भी बेइज्जती कर दो। संविधान और लोकतंत्र, कहना गलत ना होगा कि आज इस पर जो है एक काली छाया मंडरा रही है, ये खतरे में है। और ये साझी जिम्मेदारी है। जो भारतीय होगा, जो जातिवाद को बढ़ावा ना दे, जो मानवता को पसंद करे, जो अध्यात्मवाद को पसंद करे, उसे एकजुट होना पड़ेगा और इसके लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने के लिए सामने आना पड़ेगा। केवल विपक्ष का काम नहीं है। मैंने आपको एक मुख्तसर सा, एक कैप्सूल सा कह सकते हैं कि ये सब कुछ इसकी डिटेल और जो जिसे कहते हैं क्रोनोलॉजी और इसका जो विस्तार जो है स्वरूप आप देख चुके होंगे खबरों में। मैं तो एक वीडियो इस करके बना रहा हूँ कि नटशल कि इन 10-11 साल में भारतीय जनता मौजूदा बीजेपी की शासन प्रणाली, जो दो इसके शीर्ष नेताओं की कह सकते हैं बीजेपी के, जिन्होंने आज पूरी हुकूमत संभाल रखी है, जिनमें श्री नरेंद्र मोदी जी और साथ में श्री अमित शाह जी, जिनके पास होम मिनिस्ट्री है। तो इन जो ये दो मुख्य जो शीर्ष नेता हैं, इनकी शासन प्रणाली और इन्हीं के देख रेख में जो कुछ हो रहा है ये आप सभी जानते हैं।
अब समझना ये है कि अब देश में किस तरह से, अब देश किस दिशा में जाएगा। मैं एक और बात बताता हूँ, छोटा सा एक आपको बात बताता हूँ कि मेरे पास एक किताब है द RSS रोड मैप फॉर द 21st सेंचुरी, ये सुनील अम्बेकर साहब ने लिखी है। तो इनकी एक जगह इसमें जिक्र मिलता है कि डॉक्टर केशव राम बलीराम हेडगेवार, जिन्होंने संघ की बुनियाद रखी, अब अगर वो कहते हैं कि संघ को समझना है तो इनके विचारों को हमें समझना होगा। मेरे पास एक किताब है द RSS रोड मैप्स फॉर द 21st सेंचुरी, इसमें ये सुनील अम्बेकर साहब ने लिखी है, ये भी प्रचारक हैं, बहुत ऊंचे ओहदे पे है संघ में, तो इनकी लिखी है। तो इन्होंने कहा है कि जो ये किताब लिखी है, इस पर हम करेंगे बात, 2047 तक ये जो 100 साल पूरे होंगे आज़ादी में, तो ये भारत मतलब देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये तो इसमें उल्लेख मिलता ही है। इससे अलावा भी अब वो कहते हैं कि अगर संघ को समझना है तो आप डॉक्टर केशव राम बलीराम हेडगेवार साहब को, उनके विचारों को समझिए, उन्होंने ही एक संघ की बुनियाद रखी थी। अब यहाँ से, इससे पहले कि हम हेडगेवार साहब की कोई और विचारों के जाएं, लेकिन हम एक बात समझना चाहते हैं, हेडगेवार साहब की पृष्ठभूमि कहाँ से आती, वो कांग्रेस से जुड़े हुए, आपको बता दें, क्योंकि वो 1920 तक कांग्रेस के जो एक कहते हैं कि वॉलेंटियर डिवीज़न के लॉजिस्टिक हेड थे, ठीक है जी। ये वॉलेंटियर जिसे कहते हैं ना कि स्वयंसेवक, वॉलेंटियर स्वयंसेवक, ये शब्द हेडगेवार साहब ने यहीं से कांग्रेस में रहते हुए लिया, और वहाँ पर एक कार्यक्रम में थे, और वहाँ लगभग 14,500-15 हज़ार की गैदरिंग थी, 3,000 के करीब उनमें उल्लेख मिलता है कि जो रिसेप्शन कमेटी वगैरह इस तरह से, और डेलीगेट्स थे अलग से। तो ये सब उस फंक्शन का उन्होंने जिक्र किया, और 1920 तक जो डॉक्टर साहब थे, हेडगेवार साहब, ये कांग्रेस में ही थे, और कांग्रेस के जो वॉलेंटियर डिवीज़न के लॉजिस्टिक हेड थे, ठीक है जी। वॉलेंटियर संघ, जो स्वयंसेवक शब्द मैंने जो ये आपको रेफरेंस दिया है, ये वो इसलिए दिया है कि स्वयंसेवक जो शब्द है वो कांग्रेस के संगठन का ही है। लिहाजा आप मान के चलिए कि RSS हो या कोई भी हो, दूसरे संघ, भारत की राजनीति में कांग्रेस का वजूद ना मिटेगा, ना मिट सकता है, ठीक है। भले ही किसने कुछ भी, आप इसके दुष्प्रचार जितना मर्जी जिसने करना है वो करके देख ले, वास्तविकता ये है इस बीच की तासीर बहुत बहुत अलग है, यानी इस कांग्रेस की विचारधारा की वो तासीर ही बहुत अलग है। और अगर हिंदुस्तान की बात करें, भारत की बात करें, हम भारत की अगर बात करें, तो इस भारत को अगर हमने आज अपने सही उसमें अस्तित्व में रखना है, तो इसका हमें संविधान और लोकतंत्र, इसे बचाना ही होगा। तो उसके लिए अब समझना आम जनता ने, हम अगर देखिए, अगर राज व्यवस्था आती है तो हम प्रजा हो जाएंगे किसी तरह की, जिस तरह की मनमानी चल रही है तो वो राज व्यवस्था को ही इंगित कर रही है, ठीक है जी। और अगर हम लोकतंत्र को जिंदा रखने हैं तो हम नागरिक हैं, और नागरिक हैं तो हमें जो है वोट का अधिकार मिलता है। और आज जो वोट चोरी का भी मुद्दा उठा हुआ है, आप जानते हैं, तो इससे हमें सब ने एक गंभीर हमें सबक लेना चाहिए कि किस तरह से इन प्रकार जीतने की जो बात है, इसको ये सब आप आगे समय आएगा, धीरे धीरे खुलासे होंगे। मैंने तो एक सिर्फ मुख्तसरन एक बात बताई है कि गुजरे इन्हीं आप कह सकते हो कि 11 साल के अंदर हमने मौजूदा बीजेपी की शासन प्रणाली में क्या खोया, क्या पाया, ठीक है जी। उसका एक मुख्तसरन मैंने आपकी जानकारी साझा करी इस वीडियो में। फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।